My next topic from the dermatology medicine is about the systemic lupus erythematosus SLE जिसको हम कहते हैं। ठीक है, अब इसका ये है कि जो SLE है ना, ये इट इज़ अ मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिजीज़। ठीक है, मतलब इसमें मल्टी सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर पेशेंट जो है वो स्किन के सिम्टम्स के साथ आएगी तो वो डर्माटोलॉजी वार्ड में जाएगी। इसी तरह अगर उसकी किडनी इफ़ेक्ट हुई होगी, किडनी के जो सिम्टम्स आ रहे होंगे तो वो नेफ्रोलॉजी वार्ड में आपको मिलेगी। अगर आपको वो उसको कोई कार्डियो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है, एसएलई की वजह से, तो वो आपको कार्डियोलॉजी वार्ड में मिलेगी। इसी तरह अगर उसको जो है वो जो है लंग्स के कोई सिम्टम्स मिल रहे हैं, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है या इस तरह से कुछ, तो उसको जो है वो आपको पल्मोनरी वार्ड में मिलेगी। ठीक है, तो ये जो पेशेंट होगी आपके पास, मोस्टली फ़ीमेल्स होंगी, ये एसएलई की जो है, इनको ये देखें आप, इनको भी देखते हैं ना, तो इनके जो फेस के ऊपर ना आपको एक बटरफ्लाई करैक्टरिस्टिक रैश मिलती है। इसी से आप पता लगा लेते हैं कि ये जो है ना एसएलई की पेशेंट्स हैं। मोस्टली आपको मिल जाती है ये क्लिनिकल फाइंडिंग। तो ये पेशेंट्स आपको जो है ना जगह जगह मिल सकती हैं, मतलब मेडिसिन के किसी भी वार्ड में आपको चले जाएं, आपको वहाँ पे मिल सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से सिम्टम के साथ आ रही हैं। ठीक है, तो इट इज़ अ मल्टी सिस्टमिक इन्फ्लेमेटरी ऑटोइम्यून डिजीज़। जो मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पेशेंट देखी थी एक एसएलई की, वो स्किन की प्रॉब्लम की पेशेंट की थी, और मैंने उसको डर्मेटोलॉजी वार्ड में देखा था। ठीक है, तो मैं बताया, और इसके अलावा मैंने उसको एक दफ़ा जब वो उसको प्रॉब्लम हुई थी, तो फिर उसको इंटरनल मेडिसिन के वार्ड में मैंने उसको देखा था। तो मतलब वो घूमते रहते हैं ये पेशेंट्स, जो सिस्टम का प्रॉब्लम हुआ उस वार्ड में चले जाते हैं और वहाँ पे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बात होती है एपिडेमियोलॉजी का, जैसे मैंने कहा कि इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़। इसमें आपको पता है ऑटोइम्यून डिजीज़ होती ही वुमेन में ज़्यादा कॉमन है, और मोस्टली 20 to 30 ईयर्स के अंदर जो है ना ये प्रेजेंट करती है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। और जो है इसकी मोर्टालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, पैथोजेनेसिस इसकी क्या होती है वो हम देख लेते हैं। पैथोजेनेसिस क्या है इसकी, कि इसमें जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होती है इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स में क्या है कि जिस पेशेंट को जो है क्रोमोसोम नंबर 6 के ऊपर एक एचएलई जीन होती है, उसकी म्यूटेशन होती है कुछ लोगों के अंदर, जिसकी वजह से ये प्रेजेंट करती है। ठीक है, उसके बाद ऑटोइम्यूनिटी जो है वो क्यों होती है कि बी सेल्स और टी सेल्स की एक्टिवेशन हो जाती है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या है कि उनके अंदर जीन्स के भी अंदर प्रेजेंट था, और क्या हुआ कि उनकी लाइफ के अंदर उनको जो है ना एप्स्टीन बार वायरस हो गया, उसका इन्फेक्शन हो गया। उनको अल्ट्रावायलेट लाइट जो है उसकी वजह से, ईस्ट्रोजन की वजह से, ड्रग्स की वजह से, जो जब आप हिस्ट्री ले रहे होंगे इस एसएलई की पेशेंट से, तो आप उससे पूछेंगे कि जब आप धूप के नीचे जाते हैं, धूप के नीचे जाती हैं, तो क्या आपको रैशेज़ अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, या आपको कोई हाइपर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स आता हो, आपको कोई रैश होती हो, इचिंग होती हो। तो वो बताएगी हाँ कि जब भी मैं सूरज के नीचे जाती हूँ, सूरज की रोशनी के नीचे, तो मुझे सिम्टम्स जो है वो स्किन के ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह आप ड्रग्स की हिस्ट्री लेंगे उनसे कि कौन सी आपने ड्रग्स ऐसी यूज़ की जिसकी वजह से आपको ये हुआ। तो हाइड्रालाजीन और कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सारी क्या करती हैं कि एक्चुअली ये क्या करती हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट करती हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन थेरेपी भी है। आप उससे पूछेंगे कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो आपकी, तो वो बताएंगी हाँ मुझे गला ख़राब हुआ था या इस तरह से कुछ, तो आप एप्स्टीन बार वायरस को कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही होती हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और जेनेटिक फैक्टर्स क्या कर रहे होते हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ना क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से सेल डैमेज होता है, एंड देन दे प्रेजेंट विद द क्लिनिकल फीचर्स। ठीक है, अब क्लिनिकल फ़ीचर्स क्या हैं कि इसमें आपको डिफरेंट फ़ीचर्स मिलेंगे। जैसे मैंने आपको बताया मल्टी सिस्टम ऑटोइम्यून डिजीज़ है, तो मस्कुलोस्केलेटल फ़ीचर्स में मोस्ट कॉमन जो क्लिनिकल फ़ीचर पेशेंट प्रेजेंट करता है 90% केसेस में, देखें अब जॉइंट इन्वॉल्वमेंट है, तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट के लिए पेशेंट कहाँ जाएगी, ऑर्थोपेडिक में। आपको ऑर्थोपेडिक में भी मिल सकती है ये पेशेंट। ठीक है, तो जॉइंट इन्वॉल्वमेंट इज़ अ मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फ़ीचर। तो उसमें ये जो है स्मॉल जॉइंट्स जो हैं उनको ये इन्वॉल्व करती है, जस्ट लाइक रूमेटाइड अर्थराइटिस, मेट्रिकल अर्थराइटिस के साथ करती है, या कभी कभार जो है ये नॉन इरोसिव अर्थराइटिस भी कॉज कर सकती है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके जो इसका क्लिनिकल सिनेरियो होगा ना, उसमें रेनॉल्ड फिनोमेना मिलेगा। आप उनसे पूछेंगे कि जब आप सर्दियों के अंदर आपके साथ क्या होता है, तो सर्दियों के अंदर वो बताएंगे कि सर्दियों के अंदर मेरी उंगलियों में दर्द शुरू हो जाती है। तो रेनॉल्ड्स फिनोमेना इज़ एक्चुअली दैट। ठीक है, प्लस अर्थराइटिस तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशंस ऑफ एसएलई। ठीक है, तो रेनॉल्ड फिनोमेना प्लस आर्थराइटिस इज़ द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ एसएलई। ठीक है, रेनॉल्ड फिनोमेना में क्या होता है कि जो हमारी पेरिफेरल फिंगर्स होती हैं वहाँ पे वेजो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, और उसकी वजह से जो है रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है। ठीक है,
इसके अलावा जैकोर्ड्स आर्थ्रोपैथी होती है, ये जो है रेयर मैनिफेस्टेशन होती है, इसमें मेजर जॉइंट डिफॉर्मिटी होती है, तो ये भी हमें प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा फीवर, वेट लॉस, लिम्फेडिनोपैथी, जॉइंट पेन के साथ पेशेंट आएगी। मस्कुलोस्केलेटल फीचर्स में 2 चीज़ें याद रखनी है, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट एंड रेनॉल्ड्स फिनोमिना। ठीक है, नेक्स्ट इज़ क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशंस। जी, अब आपके पास ये पेशेंट आ गई डर्मेटोलॉजी वार्ड के अंदर। ठीक है, तो आप उनसे पूछेंगे कि सूरज की रोशनी से क्या होता है, फोटो सेंसिटिविटी होती है, ओरल अल्सर्स बनते हैं इन पेशेंट के अंदर। आपने उनका मुंह खोलवाना है और उनका जो है सारा उनका ऊपर से लेके सारा नीचे देखना है, बकल म्यूकोसा देखना है, आपने उनका पैलेट देखना है, सॉरी, उनका सारा वो एरिया देखना है। ओरल अल्सर्स आपको मिलेंगे, मैंने भी देखे हुए हैं ये ओरल अल्सर्स। फिर मैलर रैश, ये तो आपको सामने से नज़र आएगी। बटरफ्लाई फेशियल रैश होती है, जो कि नेज़ोलेबियल फोल्ड्स पे नहीं होती, साइड्स पे होती है। मैं इसकी पिक्चर आपको दिखाऊंगी। इरिथमेटस रेज्ड पेनफुल प्रेसिपिटेटेड बाय द यूवी लाइट। ठीक है, इसके अलावा मैलर रैश के अलावा डिस्कॉइड रैश होती है। डिस्कॉइड जो है ये भी फेस के ऊपर होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जो है ना डिस्क की फॉर्म में प्लेक्स होते हैं, सॉरी। ठीक है, और हाइपर कैरेटोसिस और फॉलिक्यूलर प्लगिंग। ठीक है, इसके अलावा स्कारिंग एलोपेसिया इज़ प्रेजेंट ऑन स्कैल्प, ये भी मैंने देखा हुआ है कि हम उनके हेयर्स की एग्जामिनेशन करेंगे तो वहाँ पर ना स्कारिंग एलोपेसिया होगा, मतलब बाल जो है ना वो उतर के गिरे होंगे और वो स्कारिंग एरिया होगा, मतलब कि उनका एक जगह से बिल्कुल गुच्छा उतर के बालों का गिर गया होगा और उसके ऊपर स्कारी एरिया होगा। ठीक है, स्कारिंग एलोपेसिया कहते हैं उसको। फिर जी हमारा आ जाता है ये पेशेंट, ये जो फीमेल पेशेंट है ये आपको कार्डियोलॉजी वार्ड में मिल सकती है। तो कार्डियोलॉजी वार्ड में मिलेगी तो मोस्ट कॉमनली पेरिकार्डाइटिस के साथ आएगी, मायोकार्डाइटिस के साथ या एंडोकार्डाइटिस के साथ आएगी। इसी तरह आपको पल्मोनोलॉजी वार्ड में मिल सकती है, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि प्लूरल इफ्यूजन के साथ आई होगी ये पेशेंट या न्यूमोनाइटिस के साथ आई होगी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली प्लूरल इफ्यूजन के साथ। फिर ये आपको जो है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के साथ भी आ सकती है। ठीक है, लाइक आपको ये मेडिसिन वार्ड में मिलेगी विद हिस्ट्री ऑफ सीजर्स एंड साइकोसिस, एपिलेप्सी, माइग्रेन, स्ट्रोक। ठीक है, ये आपका मेडिसिन पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, यू नो दैट। ठीक है, यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल क्लिनिक के अंदर। इसी तरह हिमेटोलॉजिकल, मतलब ये कि ये भी मेडिसिन में ही ट्रीट होते हैं पेशेंट्स हिमेटोलॉजिकल में के हिमोलॉटिक एनीमिया के साथ। ठीक है, ल्यूकोपीनिया, लिम्फोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। ठीक है, मतलब इनकी सीबीसी में हमें चीज़ें मिलेंगी। देन इज़ अ रीनल मैनिफेस्टेशंस, अब आपको मिल जाती है पेशेंट नेफ्रोलॉजी वार्ड में। ठीक है, तो वन ऑफ द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोग्नोसिस इज रीनल मैनिफेस्टेशंस। टिपिकल रीनल लीजन इज़ प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, और इसमें क्या होगा, प्रोटीन यूरिया, आरबीसी कास्ट होंगे। इनकी डिफरेंट क्लासेस होती हैं। क्लास 1 में मिनिमल होता है, क्लास 2 में प्रोलिफरेटिव होता है, क्लास 3 में फोकल प्रोलिफरेटिव होता है, क्लास 4 में डिफ्यूज़ प्रोलिफरेटिव होता है, क्लास 5 में जो है मेम्ब्रेनस प्रोलिफरेटिव मेम्ब्रेनस होता है, और क्लास 6 में जो है स्क्लेरोटिक होता है। ठीक है, अब इसकी डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस क्या है कि हम इनकी सीबीसी करवाएंगे, जैसे कि हमने देखा हेमेटोलॉजिकल में कि ल्यूकोपीनिया, लिम्फोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, इनके अंदर ल्यूकोसाइट्स भी कम होंगे, इनके अंदर लिम्फोसाइट्स भी आपको कम मिलेंगे और प्लेटलेट्स भी कम होंगे। ये क्यों होंगे, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से। वो जो ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ होंगी वो हमारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही होंगी। ठीक है, फिर ईएसआर आपको जो है एलिवेटेड मिलेगा, सीआरपी आपको नॉर्मल मिल सकता है। ईएसआर एलिवेटेड होगा बिकॉज इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, तो ऑब्वियसली ईएसआर जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा। इसी तरह क्या हम करवाएंगे, हमने चेक करनी है जी पेशेंट की किडनी के फंक्शंस। ठीक है, तो आरएफटीज़ करवाएंगे कि किडनी फंक्शंस ठीक हैं। यूरिन एंड क्रेटिनिन यूरिन एनालिसिस करवाएंगे, उसमें हम देखेंगे प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो रहा, सेलुलर कास्ट तो नहीं हो रहा। फिर इसके अलावा हमने हार्ट को चेक करना है तो हम ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफी करवा लेंगे। हमने लंग्स को टेस्ट करना है तो चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे। हमने लिवर को चेक करना है तो एलएफटीज़ आरएफटीज़ करवा लेंगे। ठीक है, फिर हमने जो है वो कॉम्प्लीमेंट लेवल्स करवाने होते हैं, वो हमें इसमें कम मिलते हैं। क्यों कम मिलते हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के अंदर वो कंज्यूम हो गए होते हैं। ठीक है, तो आपको डिक्रीज्ड कॉम्प्लीमेंट लेवल्स जो है C3 C4 मिलेंगे, और जो है ये आपको ना डिज़ीज़ की एक्टिविटी को शो करते हैं। मतलब जो है जितनी डिज़ीज़ ज़्यादा होगी उतने कॉम्प्लीमेंट लेवल्स आपको कम मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, कॉम्प्लीमेंट्स जो लेवल्स हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उनके जो C3 C4 कंज्यूम हो गए हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज़ है तो क्या होना चाहिए, हम सेरोलॉजी करवाएं, हम ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ चेक करें। ठीक है, जिसमें भी चेक द एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडीज़। तो एंटी न्यूट्रोफिल एंटीबॉडीज़ में बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो आपका क्या है, ANA, एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़। तो
ये एंटीबॉडीज़ जो है ना ये ऑलवेज़ पॉजिटिव मिलती हैं। एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ आर ऑलवेज पॉजिटिव। इफ़ नेगेटिव इट इज़ अनलाइकली दैट द पेशेंट हैज़ SLE। ठीक है, तो आपने एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ लाजमी चेक करवानी है, ये आपको ऑलवेज़ पॉजिटिव मिलती हैं। बेस्ट स्क्रीनिंग टेस्ट है। फिर आपका हाईली स्पेसिफिक कौन सा है, दैट इज़ एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये हाईली स्पेसिफिक होती हैं और ये डिज़ीज़ मॉनिटरिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है, मॉनिटरिंग मतलब कि डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर रही है या रिग्रेस कर रही है। हाई टाइटर्स एसोसिएटेड विद सीवियर डिजीज़, हाई रिस्क ऑफ रिलैप्स, रीनल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, CNS इन्वॉल्वमेंट। तो एक चीज़ ही हमें क्या बताएगी, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़ डिज़ीज़ की मॉनिटरिंग करने में हेल्प करेगी, डिज़ीज़ प्रोग्रेस कर रही है या रिग्रेस कर रही है। ठीक है, दूसरी ये हमें बताएगी कि रीनल इन्वॉल्वमेंट, अगर इनकी एंटीबॉडीज़ के लेवल हमें ज़्यादा मिलते हैं, हमने सोचना है कि अब पेशेंट की किडनी भी इफ़ेक्ट हो रही होगी और CNS इन्वॉल्वमेंट भी होगी, ल्यूपस नेफ्राइटिस जिसको हम कहते हैं, किडनी की इन्वॉल्वमेंट, तो उसमें हमें एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिलती हैं। ठीक है, और ये चीज़ आ जाती है। तो आपने जो है एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ करवाई, वो आपको पॉजिटिव मिलेंगी। अगर पॉजिटिव नहीं मिलती, आपने एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड नहीं करना, अनलाइकली कि SLE हो। ठीक है, आपने एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़ करवाई, आपको पता चला कि उनका लेवल्स कितना है, जितना ज़्यादा लेवल होगा उतना ज़्यादा डिज़ीज़ जो है वो उसका मतलब ख़तरनाक है, कम हो रहा होगा ड्रग के ट्रीटमेंट के साथ, इसका मतलब कि डिज़ीज़ की अच्छी रिग्रेशन हो रही है। मतलब डिज़ीज़ ये वाली जो है ना, ऑटोइम्यून डिजीज़ ट्रीटेबल नहीं है, बट दे कैन बी कंट्रोल्ड। ठीक है, क्योंकि पेशेंट की मोर्टेलिटी ज़्यादा है, हमने सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, हम इन पेशेंट का फाइनल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। तो फिर आपने सोचना है, ओ पेशेंट की तो एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव है, इसका मतलब कि अब पेशेंट की किडनी और CNS भी इफेक्ट हुआ होगा, तो वी हैव टू रूल आउट द किडनी। ठीक है, आपने RFTs करवाने हैं पेशेंट के, CNS इन्वॉल्वमेंट चेक करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके लिए एक समझ लें डेंजर पॉइंट है कि एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA पॉजिटिव ज़्यादा मिल गई, मतलब डिज़ीज़ खतरनाक हद तक ज़्यादा हुई है और रीनल और CNS इन्वॉल्वमेंट कर चुकी है। फिर होती है एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़। ठीक है, दीज आर ऑल्सो हाईली स्पेसिफिक एंड एसोसिएटेड विद रीनल डिजीज़। ठीक है, फिर एक चीज़ आती है, साइड पे लिखा हुआ है कि एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़, ये आपको बताएंगे कि ड्रग इंड्यूस ल्यूपस आर्थराइटिस है। वैसे तो आप हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की, वो आपको बताएगा हाँ मैंने ड्रग्स इस्तेमाल की थी, ये ड्रग इस्तेमाल की थी जिसमें SLE करवा सकती हैं, हिस्ट्री आपको पता चल गई। फिर आपने क्या करवाया, अच्छा हिस्ट्री में ड्रग हिस्ट्री पॉजिटिव है, इसका मतलब SLE जो है ड्रग से हो रही है, उसको कन्फर्म करने के लिए आपने क्या किया, एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ करवाई। ठीक है, ये आपका वाइवा क्वेश्चन भी है और जो है वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ड्रग इंड्यूस ल्यूपस क्लिनिकल पॉइंट है कि ड्रग इंड्यूस ल्यूपस जो है उसमें आपको एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिलती हैं। ठीक है, अच्छा फिर हमारा आता है कि जो है ना क्लिनिकल पर्ल्स हैं यहाँ पर कि SLE एंड एंटीबॉडीज़। ठीक है, कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमें मिलती हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़। ये आपने कहाँ पढ़ी हुई है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़, गायनी में पढ़ी होंगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर भी हमने पढ़ा था कि रिकरेंट हिस्ट्रीज़ ऑफ मिसकैरेज हो रहे होते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो प्रेग्नेंट फीमेल है, आपके पास आती है, उसका स्पॉन्टेनियस एबॉर्शंस हो रही हैं, स्टिल बर्थ्स हो रही हैं, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ जो हैं वो पॉजिटिव मिल रही हैं, यू विल कंसिडर SLE। ठीक है, फिर एंटी RNP एंटीबॉडीज़, राइबो न्यूक्लिक प्रोटीन एंटीबॉडीज़। ठीक है, ये आपको कब मिलती है, मिक्स्ड और कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़, मिक्स्ड कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ में। ठीक है, मतलब कि इसके साथ SLE के साथ और भी कोई डिजीज़ एसोसिएटेड है, ये आपको ये बताएगी। फिर एंटी ला एंटीबॉडीज़। ठीक है, जॉगरेन सिंड्रोम में, जॉगरेन सिंड्रोम के अंदर आपको एंटी ला एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिलती हैं। ठीक है, एंटी ला एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव इन जॉगरेन सिंड्रोम। ठीक है, और फिर एंटी रो एंटीबॉडीज़, ये भी आपको जो है जॉगरेन सिंड्रोम में भी मिलती हैं, SLE में भी मिलती हैं। एंटी ला एंटीबॉडीज़, एंटी रो एंटीबॉडीज़ दोनों आपको SLE और जॉगरेन सिंड्रोम में मिलती हैं। ठीक है, जो एंटी रो एंटीबॉडीज़ होती हैं ना, इट इज़ एसोसिएटेड फोटोसेंसिटिविटी एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। मैटरनल एंटी रो एंटीबॉडीज़ एसोसिएटेड विद न्यूनेटल ल्यूपस। अगर आपको मदर के अंदर एंटी रो एंटीबॉडीज़ मिल जाती हैं तो यू विल कंसिडर के ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये जो है प्लेसेंटा को क्रॉस कर चुकी होंगी और
मतलब देखें, बच्चे को ल्यूपस है, ठीक है, बच्चे को ल्यूपस है, वहाँ पे उसके अगेंस्ट रो एंटीबॉडीज़ बनी हुई हैं और वो प्लेसेंटा क्रॉस करके मदर में आएंगी, आप मैटरनल रो एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिल रही हैं आपको, यू विल कंसिडर कि बच्चे को जो है ना ल्यूपस है, ठीक है, और रो एंटीबॉडीज़ एसोसिएटेड विद कंजेनिटल हार्ट ब्लॉक। ठीक हो गया। तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशंस आपने करवाई मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। आपने CBC करवाई जिसमें आपको सारे सेल्स कम मिलेंगे, ESR आपने करवाया, CRP आपको नॉर्मल मिलेगा, आपने RFTs करवाए, LFTs करवाए, एक्सरे चेस्ट करवाया, ECG करवाई, आपने कॉम्प्लीमेंट लेवल्स चेक करवाए जो कि आपको डिजीज़ की एक्टिविटी बताएंगे, आपको जो है ऑटो एंटीबॉडीज़ आपने चेक करवाई सीरोलॉजी में, जिसमें आपने एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़, एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़ और एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ करवाई। इसके अलावा एंटी हिस्टोन एंटीबॉडीज़ करवाई। इसके अलावा एंटी लॉ एंटीबॉडीज़, एंटी रो एंटीबॉडीज़, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़, एंटी न्यूक्लियोप्रोटीन एंटीबॉडीज़। ठीक है, जिसमें आपने याद रखना है कि एंटी रो एंटीबॉडीज़ में न्यूनेटल ल्यूपस याद रखना है, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ और ड्रग इंड्यूस्ड ल्यूपस में एंटी हिस्टोन। ठीक है, फ्लेयर्स को चेक करने के लिए आपने जो है कि जो डिज़ीज़ है वो फ्लेयर अप कर रही है कि नहीं, उसकी डिज़ीज़ की एक्टिविटी ज़्यादा हुई है कि नहीं, तो उसको चेक करने के लिए आपने 2 चीज़ें कौन सी करनी है डिज़ीज़ मॉनिटरिंग के लिए। एक कॉम्प्लीमेंट लेवल्स चेक करवाने हैं जो आपको कम मिलेंगे और एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA एंटीबॉडीज़ करवानी है। ठीक है, एंटी DNA एंटीबॉडीज़ आपने करवाई, आपको सोचना चाहिए कि रीनल इन्वॉल्वमेंट सीनियस इन्वॉल्वमेंट हो गई है। एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज़ भी आपको बताएंगी कि ये रीनल इन्वॉल्वमेंट हो गई है। ठीक है, ये थोड़ी सी जिन चीज़ें मैंने रिपीट कर दी हैं ताकि माइंड में नहीं। अब आती है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर SLE। ठीक है, अगर आपके पास ये 11 चीज़ें होती हैं, इनमें से अगर आपको 4 या 4 से ज़्यादा चीज़ें मिल जाएं, ठीक है, सो दिस विल बी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर SLE। फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट आपके पास आई है, मैं सबसे पहले इन सारी चीज़ों को बता देती हूँ। क्यूटेनियस, सबसे पहले क्यूटेनियस, मालर रैश, ठीक है, मालर रैश आपको मिल गई, आपको बटरफ्लाई रैश मिल गई फेस के ऊपर। अभी वो पेशेंट आपके सामने आके खड़ी हुई है, आपने कुछ भी नहीं एग्जामिन किया, अभी उसने फेस को देखा है जस्ट, वहाँ पे मालर रैश आपको मिल गई है। ठीक है, आपको डिस्कॉइड रैश मिल गई है, मैं आपको इनकी फिगर्स दिखा दूँगी। आपको फ़ोटो सेंसिटिविटी, आपने पूछा आपको सूरज के नीचे जाने से मसला होता है, हाँ मसला होता है, ठीक है, फ़ोटो सेंसिटिविटी मिल गई है आपको। आपने उसका मुँह खुलवा के देखा, उसमें आपको ओरल अल्सर्स मिल गए हैं, नेसोफेरेंजियल अल्सर्स की हिस्ट्री है, तो इसका मतलब क्यूटेनियस चीज़ें आपके पास आई। 4 क्यूटेनियस चीज़ें हैं, याद रखनी है, मालर रैश, डिस्कॉइड रैश, फोटो सेंसिटिविटी, ओरल अल्सर, नेसोफेरेंजियल अल्सर्स। ठीक है, फिर आपने क्या करवाया, मस्कुलोस्केलेटल का चेक किया, आपने उसको पूछा तो आपको जो है वो जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ बताएगी आर्थराइटिस है, पोली आर्थराइटिस है, जगह जगह जॉइंट्स में पेन होती है, हाथ के पाँव के, ठीक है, सिमेट्रिकल इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, आपने सोच लिया। कार्डियोपल्मनरी में वो प्लूराइटिस, प्लूरल एफ्यूजन, पेरिकार्डाइटिस, प्लूरल, इन सब की चीज़ें, सिरोसाइटिस की हिस्ट्री होगी उसकी। रीनल इन्वॉल्वमेंट में बताएगी कि ये मेरी रीनल टेस्ट है, RFTs मैंने करवाए थे, ये प्रोटीन यूरिया आपको मिल गया, RBC कास्ट मिल गए। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम बताएगी, हाँ मुझे जो है ना सीजर्स की हिस्ट्री है, मुझे साइकोसिस की हिस्ट्री है, उसकी मेडिकेशंस ले रही हूँ। फिर जो है आपके पास हीमाटोलॉजिकल में क्या है, हेमोलिटिक एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लिम्फोपीनिया। ठीक है, फिर सीरोलॉजी आपने करवाई, ANE पॉजिटिव मिला, डबल स्ट्रैंडेड DNA पॉजिटिव मिला, स्मिथ एंटीबॉडीज़ पॉजिटिव मिली, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ मिली। ठीक है, और रेनॉल्ड फिनोमेना भी इसमें इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपने स्किन देखी, ठीक है, स्किन में क्यूटेनियस में आपने उसका फेस देखा, आपने उसकी चेस्ट देखी, आपने उसके ओरल अल्सर्स देखे, ठीक है, फोटो सेंसिटिविटी हिस्ट्री ली आपने। स्किन देखने के बाद जॉइंट्स पे आ गए, मस्कुलोस्केलेटल, ठीक है, जॉइंट्स के बाद आपने सिस्टम्स देखे, सिस्टम्स में हार्ट, लंग्स, किडनी, ब्रेन, ठीक है, फिर आप आ गए हीमाटोलॉजिकल के बाद सीरोलॉजिकल। ठीक है, तो ये सारे 11 पॉइंट्स होते हैं जो आपने देखने होते हैं। इसमें से अगर आप 4 चीज़ें या 4 से ज़्यादा चीज़ें पॉजिटिव मिल जाती हैं, इसका मतलब ये डायग्नोस्टिक है फॉर द SLE। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, आपको मालर रैश मिल गई, आपको ओरल अल्सर्स मिल गए, आपको उसके अंदर जो है वो आपने CBC करवाई, आपको हिमोलिटिक एनीमिया के साइंस मिल गए, CBC उसमें सारे सेल्स कम मिल गए, आपने एंटीबॉडीज़ चेक करवाई, एंटी न्यूट्रोफिलिक एंटीबॉडीज़ वो आपको पॉजिटिव मिल गई, तो इसका मतलब ये SLE ही है। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाती है। अब नेक्स्ट पार्ट से मैं आपको इसकी जो है ट्रीटमेंट बता देती हूँ, और जो है इसको मैं डेविडसन के टेबल्स वगैरह आपको दिखा दूँगी, पिक्चर्स दिखा दूँगी, अलॉन्ग विद द UQs हम डिस्कस करेंगे, और स्टेप अप की जो एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो बता दूँगी। ठीक हो गया।